बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम एफएससी सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 37 देखेंगे। और ये एक छोटा सा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स। मगर इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स की समझ नहीं आती। इवन हमने ये देखा है कि बीएससी भी लोग कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, और ये हालांकि एफएससी का बड़ा स्टार्ट का टॉपिक है, उसके बावजूद भी वहाँ पर भी कन्फ्यूजन ही रहती है कि इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स क्या है। और अक्सर लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स को अलग अलग से पहचानने में उनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, वो नहीं देख सकते इस बात को। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स को समझना ज़रूरी है। एक लाइन में इसके बारे में, एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे कहीं से मिली तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। द इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एक्शन जो कि इसकी जो प्रोडक्शन होगी ये किसी नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स की तरफ से हो रही होगी। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है, समझना बड़ा आसान है इसको, कि हम अगर सेल बाज़ार से ख़रीदते हैं या हमारे जो बैटरीज घर में यूपीएस के साथ या गाड़ी वगैरह में लगी हुई है, तो उसमें हमारे पास जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल नहीं है बल्कि वो केमिकल सोर्स है। उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, मगर उससे जो चीज़ हमें मिल रही होती है वो क्या होता है कि हम अगर उसे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के साथ किसी के साथ लगाते हैं, लेट से पंखे के साथ लगाएं, मोटर के साथ लगाएं या ट्यूब लाइट के साथ लगाएं, बल्ब के साथ लगाएं, तो वो ऑन हो जाएंगी। यानी इसका मतलब इन चीज़ों को क्या चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, करंट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको सप्लाई की जाएगी एक ऐसी चीज़ की तरफ से जो खुद इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिकल है बेसिकली। मगर बहरहाल इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं। अच्छा, इसमें इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशंस में सबसे पहले, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ईएमएफ भी आम रूटीन में बोलते हैं, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या होगी, वो एनर्जी होगी जो बैटरी की तरफ से सप्लाई की जाएगी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इसकी थोड़ी और डिटेल्स हम देखते हैं एक और डेफिनेशन के अंदर। अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट थ्रू अ कंडक्टर। ये बात तो हम स्टार्ट से जानते हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल रॉड हो किसी मेटल का, या वायर हो, तार हो कोई, तो जब तक हम उसे किसी सेल या बैटरी के साथ अटैच ना कर दें उसमें किसी किस्म का कोई करंट हम फील नहीं करते, ऑब्ज़र्व नहीं करते। उसके साथ अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लगा भी दें तो हमें किसी किस्म का कोई चार्ज उसके अंदर फ़्लो होता नज़र नहीं आता। अलबत्ता अगर हम उसी रॉड को या उसी वायर को कनेक्ट कर दें किसी बैटरी के साथ, तो हम देखते हैं कि उसमें से चार्जेस का फ़्लो स्टार्ट हो जाता है या करंट उसके अंदर सेट हो जाता है। ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ये सेट होता है ड्यू टू बैटरी। तो ड्यू टू बैटरी जो हम कहते थे, टेक्निकली इट इज़ ड्यू टू द ईएमएफ। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेंथ होती है उस कंडक्टर की, जो कि उस बैटरी की वजह से जनरेट होती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये और खैर मैंने गलती से लिख दी है, नोट इसमें एक छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, इसको भी समझ लें ज़रा। वो डिवाइसेस ना जो कि करंट हमें सप्लाई कर रही होती हैं, हम उनको बोल रहे होते हैं बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स। ये लफ्ज़ बुक में भी आपको कहीं एक आधी जगह मिलेगा, ना भी हो तो आप आगे जाके इसको कभी देखेंगे। अच्छा, ये ईएमएफ बेसिकली हमें जो प्रोवाइड कर रही होती है ना, तो ये किसी नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स को, ये किसी और फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी बैटरीज की, ये केमिकल एनर्जी को, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं या वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसी तरीके से अगर हम जनरेटर्स को देखें, हमारे घरों में भी होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, है वहाँ पे भी केमिकल एनर्जी के, पेट्रोल या डीजल या सुई की गैस से अगर वो चल रहा है, मगर बेसिकली वो क्या करता है, वो मोटर को घुमाता है या वो टरबाइन को घुमाता है। तो टरबाइन जब घूमती है तो उसके पास एक मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हम हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जैसे तरबेला या मंगला डैम्स वगैरह हैं। वहाँ पर भी क्या होता है कि पानी को हम ऊपर से फॉल करवाते हैं, पानी नीचे एक मैकेनिकल एनर्जी, यानी बेसिकली वो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन घूमती है उसकी वजह से फिर हम इसको आगे चैप्टर नंबर 16 में हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, 15 में बल्कि। तो वो
उसकी वजह से हमारे पास करंट जनरेट होता है, जो कि फिर हम एक सप्लाई लाइन हमारे पास होती है जिसकी मदद से हम शहरों तक या इंडस्ट्रियल एरियाज तक लेके जाते हैं। अच्छा, इससे आप आगे ज़रा देखिए, इस डायग्राम में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली इस डायग्राम से ज़्यादा मेरे अल्फाज पर गौर करना है। अगर हम कन्वेंशनल, यहाँ पे ना बेसिकली ये जो डायग्राम है ना, ये इलेक्ट्रिकल करंट के लिए बनाई गई है। मैं पहले इसको समझाता हूँ और फिर मैं कन्वेंशनल करंट के लिए भी आपको ये बात समझाऊंगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो नेचुरल मूवमेंट है, अगर आप देखें तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से अवे और नेगेटिव की तरफ होगी। ये बात सेल के बाहर तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अवे मूव करता है और वो दोबारा यानी बेसिक सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से अवे मूव करता है और पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव की तरफ मूव करना चाहिए। मगर अगर आप इस डायग्राम में सेल के अंदर वाले हिस्से को देखें तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। पॉजिटिव से अवे मूव करना और नेगेटिव की तरफ मूव करना, ये इलेक्ट्रिकल यानी बिहेवियर नहीं है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब है ये काम हमें ज़बरदस्ती करवाना पड़ रहा है। ये काम हम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की नेचुरल मूवमेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन को कुदरती तौर पे ख़ुद कैसे मूव करना चाहिए था, नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से मुराद यहाँ लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव से मुराद यहाँ हायर पोटेंशियल है। पिछले चैप्टर में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने देखा था एक्सरसाइज में कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, मगर यहाँ वो पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ मूव करवाया जा रहा है। तो ये काम करने के लिए हमें उस पर कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी या कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये एनर्जी बेसिकली जो सेल के अंदर मौजूद केमिकल्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली यही एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। मगर जब सर्किट से बाहर चला जाता है तो फिर उसकी नेचुरल मूवमेंट शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आप इसी इलेक्ट्रॉन को सेल से बाहर देखें तो जैसे ये नेगेटिव से बाहर आया तो अब ये नेगेटिव से अवे मूव कर रहा है और ये बल्ब की तरफ जा रहा है, और बल्ब से अगर दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो ये तो उसकी नेचुरल मूवमेंट है। इसका मतलब है सेल के बाहर तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली मूव कर रहा होगा, मगर सेल के अंदर सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना पड़ गया है। और वो जो अगेंस्ट द फील्ड मूवमेंट है उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली केमिकल जो कि सेल में मौजूद है, और वही एनर्जी कंज्यूम होती है बाहर किसी रजिस्टर में, जैसे यहाँ बल्ब लगा हुआ है। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी होल्ड करता है कि जो एनर्जी हमें बाहर एक्सटर्नल रजिस्टर के अंदर डिसिपेट होती नज़र आएगी, खर्च होती नज़र आएगी, वो सेल के अंदर उस चार्ज को उस सेल की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। इसीलिए सेल्स या बैटरीज की ख़ास लाइफ होती है जिसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं या उन्हें रिचार्ज करना पड़ता है, अगर रिचार्जेबल सेल या बैटरी हो तो। अगर वो डिस्पोजेबल चार्ज सेल या बैटरी होगी तो उसकी ख़ास लाइफ है, कुछ ख़ास एनर्जी वो प्रोवाइड करता रहेगा और उस एनर्जी के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए सर्किट में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, मगर आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता, यानी हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं जो कि हमारी किताबें पढ़ाती हैं, तो वहाँ ये जो आपके पास चार्ज करंट की डायरेक्शन बनी हुई है इस सर्किट के अंदर, वो कन्वेंशनल करंट के हिसाब से बनी हुई है। इसका मतलब पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और वो करंट फ्लो करता हुआ बल्ब की तरफ आ रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव से अवे मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो ये नेचुरल मूवमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही उसको करना चाहिए। मगर अब मसला तब आएगा जब वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज जब पहुंच जाता है तो अब उसको सर्किट कंप्लीट करवाने के लिए हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेजना है वो पॉजिटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव से अवे मूव करेगा और पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो इस मूवमेंट को हम नेचुरल मूवमेंट नहीं कह सकते, ये अगेंस्ट द फील्ड मूवमेंट है। और इस मूवमेंट के लिए वी रिक्वायर्स एनर्जी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी सेल या बैटरी के अंदर मौजूद केमिकल्स प्रोवाइड करेंगे और इसी एनर्जी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। मेरा ख्याल है अगर किसी ने ये मेरा लेक्चर यहाँ तक सुन लिया है तो उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आ रहा तो काइंडली यहीं से
सबसे पहले दोबारा आप ज़ीरो से स्टार्ट करें और इस लेक्चर को इधर तक गौर से दोबारा सुनें। उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि नेक्स्ट चीज़ें आप समझ सकें। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, वैसे तो मैं कुछ बातें बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख दिए ताकि आपके नोट्स की तरह ये आपके सामने आ जाए और आप इसको कहीं नोट कर सकें, लिख सकें। तो सारी बातें वही हैं कि बैटरी एक एनर्जी का सोर्स है और एक हमने एक रजिस्टर कैपिटल आर कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नली। इसी तरीके से हम एक ख़ास टाइम टी के अंदर चार्ज डेल्टा क्यू वो जो सेल है वो प्रोवाइड कर रहा है। और फिर वही बात आ जाती है कि अगर कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। यहाँ नेगेटिव से मुराद लोअर पोटेंशियल, जाहिर सी बात है, उसे हम कहते हैं, और पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, तो ईएमएफ जो है वो क्या होगा, एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज। तो एनर्जी सप्लाई टू अ यूनिट चार्ज की बात करें तो एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली वर्क या एनर्जी एक दूसरे के साथ रिप्लेस किए जा सकते हैं, इंटरचेंजेबल हैं। तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। अब इस नाम से बच्चे धोखा खाते हैं, एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाता है कि यूनिट क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो लफ्ज़ फोर्स की वजह से फ़ौरन बच्चे के जहन में आता है कि ये कोई फोर्स है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन में होना चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आपने इसकी डेफिनेशन की मदद से समझना है। तो डेफिनेशन ये बता रही है एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज या डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। तो एनर्जी का या वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो बेसिकली ईएमएफ क्या होना चाहिए, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम होता है वोल्ट के बराबर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट भी वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब एक कन्फ्यूजन तो ये थी कि इसका यूनिट हम फोर्स के तौर पे ना देखें। दूसरी कन्फ्यूजन एक और जनरेट हो गई है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट अगर वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट है तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। कुछ लोग ये समझते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर मैं इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस भी वाजे करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इससे आगे हम ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने बैटरी की बात की है और अब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू किया। इससे पिछले चैप्टर में एक डेढ़ चैप्टर में हमने सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट को पढ़ते थे, बैटरी के अंदर को हम नहीं देख रहे होते थे। मगर अब हम क्योंकि बैटरी के अंदर भी झांक रहे हैं तो एक चीज़ का इजाफा हो गया है, और वो ये है कि बैटरी में जब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर जब चार्ज मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल की वजह से भी तो चार्ज को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और आम रूटीन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल आर का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपको यहाँ सर्किट में नज़र भी आ रहा होगा। और जो बैटरी जिसे हम कहते थे बेसिकली, अब वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाएगी। एक बैटरी के अंदर ईएमएफ सोर्स है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये आपको एक चकोर सा, एक रेक्टेंगुलर सा एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा नीचे वाली डायग्राम में, ये जो आपको सेंटर में डायग्राम नज़र आ रही है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो पूरा बॉक्स है ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस बैटरी के अंदर दो चीज़ें आ गई हैं अब। एक है हमारे पास ईएमएफ सोर्स और दूसरी चीज़ है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। एक बात और भी ज़हन में रखनी है, मिसाल के तौर पे अगर एक बैटरी आपने बनाई है और उसके ईएमएफ सोर्स 3 वोल्ट है लेट से, तो हमें जो बाहर वोल्टेज मिलेगी वो 3 वोल्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी अंदर ही ज़ाया हो जाया करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 वोल्ट है बाहर के सर्किट में, तो आपको जो सेल बनाना पड़ेगा उसकी ईएमएफ की वैल्यू 3 वोल्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ओवरकम कर ले, उसका मुकाबला भी कर ले, और बाहर हमें पूरी वोल्टेज को सप्लाई करने के काबिल रहे। ये एक छोटा सा सर्किट भी मैंने नीचे बनाया हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही है। अगर आप देखें सेल बना हुआ है, तो टेक्निकली सेल से मुराद ईएमएफ सोर्स है, बल्कि ये पूरा सेल है। बेसिकली ये सेल नहीं है, पूरा सेल है। ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक ई लिखा हुआ है ये ईएमएफ सोर्स है, और एक स्मॉल आर लिखा हुआ है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर आप इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसको लोड भी कह सकते हैं। लोड से मुराद क्या है, कोई बल्ब, कोई ट्यूबलाइट, कोई पंखा, कोई मोटर, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती है। तो मेरे ख्याल है यहाँ तक आज के लिए काफ़ी था। लेक्चर इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया जा सकता था, इसमें
पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र भी किया जा सकता था, मगर क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे यहीं पे इसको ख़त्म करना पड़ रहा है, ताकि आप लोग ज़रा इसको समझने की कोशिश कर सकें, ज़्यादा बेहतर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें। और जब मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और उसके बाद फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क बताऊं, तो वो आपके लिए कोई कन्फ्यूजन जनरेट ना करे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छा समझें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और कल नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। आप इसको रिवाइज़ ज़रूर करें, इसको अपने पास नोट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।